हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लोनिंग के बारे में जानेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। क्लोन एक ऐसी जैविक रचना है जो एकल जनक के द्वारा अलैंगिक विधि से प्राप्त होती है तथा इस जैविक रचना के आनुवंशिक और भौतिक लक्षण जनक के समान होते हैं। क्लोनिंग की प्रक्रिया के द्वारा किसी जीन, कोशिका, ऊतक, अंग या संपूर्ण जीव की आनुवंशिक प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है। क्लोनिंग के कितने प्रकार होते हैं? पहला होता है चिकित्सकीय क्लोनिंग। इसके अंतर्गत जीन क्लोनिंग आता है। इसके द्वारा मानव उपयोगी प्रोटीन और दवाओं का निर्माण किया जाता है, जैसे जीवाणुओं में जीन के प्रतिरोपण से इंसुलिन की प्राप्ति। दूसरा होता है हमारा बी प्रकार का अंगों और ऊतकों की क्लोनिंग। ये स्तंभ कोशिका चिकित्सा पर आधारित है, जिसके प्रयोग से अंगों और ऊतकों का विकास किया जा सकता है। प्रजनन क्लोनिंग क्या होती है? इसके द्वारा किसी जीव के आनुवंशिक प्रतिलिपि का विकास किया जाता है, जिसके भौतिक और शारीरिक लक्षण जनक के समान होते हैं, लेकिन मानसिक और व्यवहारिक असमानता पाई जाती है। 1996 में इयोन विल्मट नामक वैज्ञानिक ने विश्व का प्रथम जंतु क्लोन डाली भेड़ का विकास किया। इसमें SCNT सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर कायिक कोशिका नाभिक के स्थानांतरण तकनीक का प्रयोग किया गया। ये तकनीक वयस्क जीवों को क्लोन बनाने की एकमात्र उपलब्ध तकनीक है ना। ये इसका पूरा वर्णन किया गया है। कायिक कोशिका से नाभिक की प्राप्ति की जाती है, फिर नाभिक का स्थानांतरण होता है ना। इससे एक डोली और रक्त अंडाणुओं की प्राप्ति होती है। फिर प्रारंभिक भ्रूण विकास जिसे हम बोलते हैं वो होता है प्रयोगशाला के अंतर्गत। फिर भ्रूण का प्रत्यारोपण होता है। फिर सरोगेट माँ होती है, उसमें गर्भाशय भ्रूण का विकास होता है और इस तरह डोली क्लोन का जन्म होता है। ये पूरे इसका डायग्राम के थ्रू इसको समझाया गया है। भारत में क्लोनिंग की क्या प्रोग्रेस है इसके बारे में जानते हैं। भारत में क्लोनिंग की शुरुआत 2007 में NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में हुआ। 2009 में NDRI के द्वारा विश्व का प्रथम भैंस क्लोन गरिमा का विकास किया गया। 2012 में NDRI और शेरे कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय के आपसी सहयोग से विश्व का प्रथम पश्मीना बकरी क्लोन का विकास किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया है? जिसे नूरी नाम दिया गया। 2014 में NDRI ने छत्तीसगढ़ के संकटग्रस्त जंगली भैंसों की मादा क्लोन दीपासा का विकास किया, जिसका उद्देश्य इस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाना था। 2015 में NDRI के द्वारा 2 नए भैंस क्लोन का विकास किया गया, जिसका क्या नाम था? अपूर्वा और स्वरूपा। ठीक है। और करण कृति से स्वरूपों का क्लोन बनाया गया है। स्वरूपों का विकास करण कृति नामक भैंस से किया गया है, जिसके दूध देने की क्षमता 25.1 लीटर प्रतिदिन है। ऐसी आशा की जा रही है कि स्वरूपा के दूध देने की क्षमता करण कृति के समान ही होगी। NDRI ने नर पशुओं का क्लोन भी तैयार किया है, जिससे उच्चतर आनुवंशिक वाले शुक्राणुओं को प्राप्त किया जा सकता है तथा इनका प्रयोग कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में किया जा सकता है। भारत में क्लोनिंग कार्यक्रम का क्या लक्ष्य है? इसका लक्ष्य पशुधन गुणवत्ता में सुधार और दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और यहाँ पशुधन की संख्या सर्वाधिक है, लेकिन इनमें मात्र 10% पशु ही उन्नत नस्ल के हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुसार दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 1 करोड़ टन उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें क्लोनिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तत्कालीन कार्यक्रम के तहत नर पशुओं के क्लोन से कृत्रिम गर्भाधान से शुक्राणु की प्राप्ति की जाएगी। दीर्घकालिक कार्यक्रम के तहत उन्नत नस्ल के मादा क्लोन को उपलब्ध कराया जाएगा। क्लोन संबंधी मुद्दे कौन कौन से हैं? तकनीकी मुद्दे। क्लोन की सफलता दर काफ़ी कम है, 10% के लगभग है। क्लोन के जैविक और आनुवंशिक उम्र को लेकर मतभेद है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि क्लोन की आनुवंशिक उम्र जनक के उम्र के बराबर होती है, जिससे क्लोन कम उम्र में ही बीमारियों से प्रभावित होने लगता है। क्लोनिंग के अत्यधिक प्रयोग से आनुवंशिक विविधता कम हो जाएगी तथा कई देशी नस्ल विलुप्त हो जाएगी, है ना। नैतिक सामाजिक मुद्दे मानवीय क्लोन के संदर्भ में। मानव क्लोनिंग के कारण मानवीय संबंधों के आधार बिखर जाएंगे, परिवार संस्था प्रभावित होगी, एकल जनक की अवधारणा का
को बल मिलता है। क्लोन के पारिवारिक, सामाजिक और नागरिक अधिकार पर कोई समझ विकसित नहीं हुई तथा ये अत्यंत विवादास्पद मुद्दा है। मानव क्लोन के साथ जैव विविधता का भी मुद्दा जुड़ा है। इसका दुरुपयोग चिकित्सा में अंगों की प्राप्ति तथा युद्ध और आतंकवाद के क्षेत्र में किया जा सकता है। मानव क्लोनिंग जो धार्मिक आस्थाओं के भी विपरीत है। एनडीआरआई के द्वारा क्लोनिंग की प्रक्रिया में एससीएनटी का परिवर्ती स्वरूप हैंड गाइडेड क्लोनिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक, सहायक प्रजनन तकनीक। इसके अंतर्गत आता है आईवीएफ, इन वाटो फर्टिलाइजेशन, प्रयोगशाला में निषेचन। दूसरा आता है एम्ब्रियो ट्रांसफर, भ्रूण का स्थानांतरण। तीसरा आता है सरोगेसी। चौथा आता है 3 पेरेंट इन वाटो फर्टिलाइजेशन, है ना, जो 3 पेरेंट वाले होते हैं वो। तो सबसे पहले देखते हैं हम इन वाटो फर्टिलाइजेशन। इस तकनीक के प्रयोग से अंडाणु और शुक्राणु को प्राप्त कर निषेचन की प्रक्रिया मानव शरीर से बाहर प्रयोगशाला के नियंत्रित दशाओं में कराई जाती है तथा प्रयोगशाला में विकसित जाइगोट को प्रारंभिक भ्रूण में बदलकर मादा के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां सामान्य भ्रूण विकास के बाद शिशु का जन्म होता है। ऐसे शिशु को परकनली शिशु कहते हैं। 1978 में इस प्रक्रिया से विश्व का प्रथम परकनली शिशु लुईस ब्राउन का जन्म इंग्लैंड में हुआ। इसी वर्ष भारत के कोलकाता शहर में प्रथम परकनली शिशु दुर्गा या कनुप्रिया का जन्म हुआ, जिसका श्रेय डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को जाता है। इस तकनीक का विकास निषेचन या प्रजनन संबंधी दोष के निदान के रूप में किया जाता है ना। ये भ्रूण स्थानांतरण है, ठीक है, आईवीएफ के द्वारा जाइगोट बनता है ना, और ये 8 सेल्ड स्टाइल में डिवाइड हो जाता है ना। सरोगेसी भ्रूण विकास होता है, भ्रूण क्लोन का जन्म होता है और ये तरल नाइट्रोजन में संक्रित होता है। प्रारंभिक अवस्था में भ्रूण को प्रयोगशाला से मां के गर्भ में स्थापित करने की प्रक्रिया को भ्रूण स्थानांतरण कहते हैं। ये आईवीएफ और सरोगेसी का अनिवार्य हिस्सा है। इस तकनीक का प्रयोग पशुपालन के क्षेत्र में पशुओं के भ्रूणी क्लोन के विकास में किया जाता है। इससे एक निश्चित समयावधि में कई पशु क्लोन एक साथ प्राप्त किए जा सकते हैं। एनडीआरआई द्वारा इस तकनीक पर परीक्षण और मूल्यांकन कर रही है। इच्छित गुणों वाले भ्रूण को तरल नाइट्रोजन में लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है तथा भविष्य में इन्हें सक्रिय कर ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर के द्वारा मादा के गर्भ में स्थापित किया जा सकता है। अब हम जानेंगे सरोगेसी क्या होती है। सरोगेसी एक चिकित्सीय सेवा है जिसमें एक महिला आईवीएफ से प्राप्त भ्रूण को अपने गर्भाशय में स्थापित कर भ्रूण के वृद्धि विकास को पूरा करती है तथा जन्म के पश्चात शिशु को दंपति को सौंप देती है। भारत में सरोगेसी की सेवा 2002 से शुरू हुई और कुछ ही वर्षों में भारत व्यावसायिक सरोगेसी का विश्व प्रसिद्ध केंद्र बन गया। व्यावसायिक सरोगेसी की प्राप्ति किसी उपयुक्त महिला को उचित सेवा शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। भारत में व्यावसायिक सरोगेसी के प्रसिद्ध होने के क्या कारण है? निम्नलिखित कारण है। इससे संबंधित किसी ठोस कानून का न होना, बेरोजगारी और अशिक्षा के कारण सरोगेसी के लिए महिलाओं की आसान उपलब्धता होना, भारत में सस्ता और विश्वसनीय सरोगेसी सेवा का उपलब्ध होना, भारत में व्यावसायिक सरोगेसी के कारण कई समस्याओं का जन्म हुआ है। जैसे कौन कौन सी समस्याएं आई हैं? सरोगेट मां के शोषण, गरिमा हनन और निजता का हनन के मामले, दंपति और सरोगेट मां के बीच कानूनी विवाद, सरोगेसी से प्राप्त बच्चों के नागरिकता संबंधी विवाद, सरोगेसी की सेवा देने वाले क्लिनिक पर कमजोर नियंत्रण, सरोगेसी के चिकित्सीय सेवा के स्थान पर चिकित्सीय सुविधा के रूप में लोकप्रिय हो जाना, जिसका प्रयोग कुंवारे व्यक्ति और स्वस्थ दंपति भी कर रहे हैं। इन सभी विवादों को देखते हुए 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से व्यावसायिक सरोगेसी को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस पर ठोस कानून बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब आता है सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2016 में जो ड्राफ्ट बना है उसका। इस विधेयक को स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है और इसे अगस्त 2016 में मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई है। अगले चरण में इसे संसद में पेश कर कानून के रूप में पारित किया जाएगा। इस विधेयक का मूल उद्देश्य सरोगेट मां के हितों की रक्षा करना, महिलाओं के शोषण को रोकना, सरोगेसी के बाजारीकरण पर रोक लगाना और इसे चिकित्सीय सेवा के रूप में स्थापित करना है।
विधेयक के मुख्य बिंदु क्या क्या है? इसके अनुसार भारत में व्यावसायिक सरोगेसी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा सिर्फ परोपकारी सरोगेसी का प्रावधान होगा, जिससे दंपति अपने निकट संबंधी से प्राप्त कर सकता है। सरोगेसी की यह सेवा सिर्फ भारतीय विषम लैंगिक शादीशुदा दंपति जिनके विवाह के 5 वर्ष हो गए हैं, जिनके कोई जैविक या दत्तक संतान नहीं है और डॉक्टरी जांच के अनुसार ये संतान प्राप्ति के योग्य नहीं है, उन्हें प्राप्ति होगी, मतलब वही सरोगेसी करा सकते हैं। कुंवारे व्यक्ति, साथ रहने वाले दंपति जिन्हें लिविंग रिलेशंस बोलते हैं, समलैंगिक दंपति, एनआरआई और विदेशी दंपतियों को यह सेवा उपलब्ध नहीं होगी। परोपकारी सरोगेसी की सेवा दंपति के निकट संबंधी की महिला ही दे सकती है जो पहले से शादीशुदा हो और कम से कम एक बच्चे की मां हो तथा अपने जीवन में पहले सरोगेसी की सेवा नहीं दी हो। परोपकारी सरोगेसी में किसी प्रकार के पैसे का लेन देन नहीं किया जाएगा, हालांकि मेडिकल खर्चों का निर्वहन दंपति को करना होगा। सरोगेसी सेवा को नियंत्रित और नियमित करने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर सरोगेसी नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जाएगी तथा किसी प्रकार के कानूनी उल्लंघन होने पर 10 साल अधिकतम की सजा का प्रावधान होगा। अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। सरोगेसी बिल से जुड़े हुए कुछ मुद्दे भी है। व्यावसायिक सरोगेसी को प्रतिबंधित करने के कारण मेडिकल टूरिज्म से प्राप्त होने वाली आय में कमी आई है। इससे महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक लाभ नहीं होंगे। इसके कठोर नियमों के कारण सरोगेसी की लोकप्रियता कम होगी। निसंतान दंपतियों के पास विकल्प कम होंगे, लेकिन गोद लेने की दर बढ़ जाएगी। इसके कारण निकट संबंधियों का शोषण और परिवार में भावनात्मक असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। इस बिल में ट्रांसजेंडर और एनआरआई को शामिल नहीं किया गया है, जिस पर विवाद बना हुआ है। तो ये हमने जाना पूरा सरोगेसी के बारे में। अब हम जानते हैं 3 पेरेंट इनवर्टो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में कोई अगर विकार उत्पन्न हो जाता है तो इस माइटोकॉन्ड्रिया से किसी और महिला से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें निषेचन किया जाता है। निषेचन की प्रक्रिया इस तरह इसमें 3 लोग शामिल रहते हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया वाली महिला, एक नॉर्मल महिला और एक पुरुष। इसलिए इसको 3 पेरेंट इनवर्टो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्ति अंडाणु के द्वारा होती है। फलस्वरूप एमडीएनए की आनुवंशिक माता से प्राप्त होती है, जिसे मातृय रेखा आनुवंशिकता कहते हैं। एमडीएनए में आनुवंशिक विकार के कारण कई रोग प्रकट होते हैं, जिसके प्रभाव में व्यक्ति सामान्य जीवन नहीं जी पाता है। इससे मस्तिष्क, मांसपेशियां, यकृत, हृदय तथा नेत्र जैसे अंग प्रभावित होते हैं तथा ये मधुमेह, पार्किंसन डिसीज, चार्ज सिंड्रोम, लिंग सिंड्रोम जैसी बीमारियां होती है। फरवरी 2015 में ब्रिटेन विश्व का पहला देश बना जो माइटोकॉन्ड्रिया के विकार से होने वाले आनुवंशिक रोग के निदान के लिए भ्रूण में आनुवंशिक बदलाव करने की अनुमति प्रदान किया। इस क्रिया को 3 पेरेंट इनवर्टो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इससे प्राप्त संतति को 3 पेरेंट बेबी कहते हैं। इसमें माता पिता के अलावा एक अन्य महिला की आनुवंशिकता शामिल होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया के 37 स्वस्थ जीनों को उपलब्ध कराती है। इसके अंतर्गत 2 विधि है। पहली मैटरनल या माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइडल ट्रांसफर। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का बदलाव अंडाणु में निषेचन से पूर्व किया जाता है। दूसरा आता है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का बदलाव निषेचन के बाद जाइगोट में किया जाता है। अप्रैल 2016 में अमेरिकी डॉक्टरों के प्रयास से मेक्सिको में दुनिया का पहला 3 पेरेंट बेबी का जन्म हुआ है। अब 3 पेरेंट इनवर्टो फर्टिलाइजेशन से जुड़े हुए कुछ मुद्दे भी है। 3 पेरेंट इनवर्टो फर्टिलाइजेशन भ्रूण में आनुवंशिक संशोधन के द्वारा डिजाइनर बेबी की संकल्पना को बल देता है, जो अत्यंत विवादास्पद है और लगभग सभी देशों में बंद है। इस तकनीक की सफलता दर कम है। विश्व के पहले 3 पेरेंट बेबी के लिए 6 भ्रूणों का प्रयास किया, जिसमें केवल एक ही सफल हो पाया। मतलब 6 भ्रूण लिए थे, एक ही जिंदा रहा। डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, इसको हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।